नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यानी कि यूपीएससी से जुड़े कुछ सवालों के बारे में। दोस्तों, हर साल 9 से 10 लाख छात्र यूपीएससी की परीक्षा देते हैं और हर एक छात्र के मन में कुछ ना कुछ सवाल होते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, न्यूज़पेपर किस ढंग से पढ़ना चाहिए, या फिर कोचिंग संस्थानों में जाना चाहिए, या फिर सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए। ऐसे ही कुछ पॉपुलर सवाल या फिर FAQs के बारे में मैंने एक लिस्ट बनाई है और उनके आंसर दिए हैं खुद यूपीएससी एक्सपर्ट्स और यूपीएससी टॉपर्स ने। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न ये है कि सिविल सेवा परीक्षा में आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। उत्तर: सिविल सेवा परीक्षा में ऐसे सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने स्नातक स्तर यानी कि ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष कोई डिग्री प्राप्त की हो। जिन उम्मीदवारों के पास ऐसे व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं हों जो सरकार द्वारा मान्यता रखते हैं, वे भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। दूसरा प्रश्न: मैंने स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षा दी है लेकिन अभी अंतिम परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, क्या मैं उस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा दे सकता हूँ? उत्तर: ऐसे सभी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, लेकिन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में बैठने के समय आप सभी को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र के साथ साथ स्नातक अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तीसरा प्रश्न: अवसरों की संख्या के संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग के सामान्य निर्देश क्या हैं? उत्तर: प्रारंभिक परीक्षा में बैठने को परीक्षा में बैठने का एक अवसर माना जाएगा। यदि उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के किसी एक प्रश्न पत्र में भी परीक्षा दे देता है तो इसे उसका परीक्षा के लिए एक प्रयास समझा जाएगा। उम्मीदवारी रद्द होने के बावजूद उम्मीदवार की परीक्षा में उपस्थिति को एक अवसर माना जाएगा। चौथा प्रश्न: मेरी शैक्षिक पृष्ठभूमि औसत रही है और ऐसा माना जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षा है और देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं इसमें सफल होती हैं। उत्तर: सिविल सेवा परीक्षा में प्रतिभाग करने की योग्यता स्नातक उत्तीर्ण होना है, ना कि स्नातक में असाधारण अंकों से पास होना। ये देश की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा जरूर है, लेकिन इसलिए नहीं कि इसमें केवल आपके बौद्धिक योग्यता या रटने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें आपके विभिन्न विषयों पर समझ, विश्लेषण की क्षमता और उसे अभिव्यक्त करने की कुशलता किस प्रकार है। जिनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि औसत रही है वैसे अनेक छात्रों ने भी सेवा में अपनी मेहनत, लगन और निरंतर सुधार के जरिए सफलता पाई है। पांचवा प्रश्न: मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ग्रामीण है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, क्या ऐसे में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की जा सकती है? कुछ लोग सलाह देते हैं कि पहले छोटी परीक्षाओं जैसे कि SSC या PCS आदि की तैयारी करके नौकरी ले लेनी चाहिए और इसके बाद सिविल सेवा की तैयारी करनी चाहिए। उत्तर: आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का सिविल सेवा परीक्षा में सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है। ऐसे अनेक ग्रामीण पृष्ठभूमि और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं जो प्रत्येक वर्ष इस परीक्षा में सफल होते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी सच है कि आपकी पारिवारिक और वित्तीय पृष्ठभूमि आपके व्यक्तित्व, सोच और विकास को जरूर प्रभावित करती है। अक्सर हमारे विपरीत हालात हमारे सामने दो विकल्प रखते हैं। पहला, या तो हम अपनी परिस्थितियों में कुशल प्रबंधक बनकर उभरें, धैर्य रखें और दबावपूर्ण स्थिति में सकारात्मक मनोबल बनाए रखें। हालांकि ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हालात हमें थोड़ा लाचार बना देती है और हमारा आत्मविश्वास इतना कमज़ोर होने लगता है कि परीक्षा के लिए ज़रूरी ऊर्जा और एकाग्रता ही हमारे पास नहीं रहती। इसलिए आपको अपनी परिस्थितियों के साथ अपनी क्षमताओं का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए। यदि इसके बाद आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का फैसला लेते हैं तो आप में दोहरा भाव या दुविधा नहीं होनी चाहिए। यदि आपने एक निर्णय ले लिया है तो उसे सही साबित करना ही होगा। लेकिन यदि आपके उत्तरदायित्व अधिक हैं और तैयारी के लिए आवश्यक न्यूनतम संसाधन और परिस्थितियां नहीं हैं, तो आप अन्य परीक्षाओं और विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं। एक बार कहीं स्थिरता आ जाए तो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। छठा प्रश्न: अक्सर ये सुनने में आता है कि सिविल सेवा परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी ही अधिक सफल हो पाते हैं, क्या हिंदी माध्यम से सफलता प्राप्त करना इतना कठिन है? उत्तर: संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा के दौरान भाषाई स्तर पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, इसलिए हिंदी माध्यम से भी सफलता की उतनी संभावना है जितनी कि अंग्रेजी माध्यम से। हालांकि पहले पाठ्य सामग्री और नवीनतम जानकारी के स्तर पर अंग्रेजी माध्यम में संसाधन अधिक थे, लेकिन वर्तमान में हिंदी माध्यम में भी विभिन्न कोचिंग संस्थानों की मैगजीन और वेबसाइट के जरिए समस्या बढ़ी नहीं रही है।
हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को भाषाई सरलता व सटीक प्रस्तुतिकरण के स्तर पर समस्याएं आती हैं, जिसके लिए निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है। यदि ऐसा कोई करता है तो निश्चय ही हिंदी माध्यम के छात्र न केवल सफल होते हैं बल्कि वरीयता सूची में भी शीर्ष स्थान प्राप्त करते हैं। दोस्तों, 7वां प्रश्न ये है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए कितना समय पर्याप्त होता है। उत्तर: सिविल सेवा परीक्षा में सफलता कितने समय में मिल सकती है, इसका कोई वस्तुनिष्ठ निर्धारित तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अलग अलग विद्यार्थियों की क्षमता, शैक्षिक व पारिवारिक पृष्ठभूमि, अभिरुचित दबाव व समय प्रबंधन जैसे व्यक्तित्व के लक्षणों पर भी निर्भर करती है। लेकिन फिर भी सही रणनीति और लगन के साथ 1 से 2 साल की तैयारी सफल होने के लिए पर्याप्त है। 8वां प्रश्न: क्या स्नातक के दौरान भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की जा सकती है? उत्तर: सिविल सेवा हमेशा से ही सर्वाधिक आकर्षक कैरियर के रूप में लोकप्रिय रहा है, लेकिन प्रायः विद्यार्थी इसकी तैयारी स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद करते हैं। इसका एक बड़ा कारण ये है कि स्नातक की डिग्री स्वयं में जटिल और श्रम साध्य है। हालांकि जिनका लक्ष्य पहले से ही सिविल सेवा में जाना निर्धारित है, वे स्नातक के दौरान ही बेहतर रणनीतिक प्रबंधन के जरिए अपनी संभावना बढ़ा सकते हैं। इसके लिए स्नातक के दौरान आधारभूत अवधारणाओं की समझ के लिए NCERT की पुस्तकों को पढ़ें, व्यक्तित्व विकास पर बल दें, यानी अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना, समय प्रबंधन करना और नेतृत्व की क्षमता का विकास करना आदि। स्नातक के लिए ऐसे विषयों का चयन और उनका अध्ययन कर सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए सिविल सेवा परीक्षा में सहायक हों। 9वां प्रश्न: क्या वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातक के विषय का ही चयन करना आवश्यक है या फिर कोई अन्य विषय भी ले सकते हैं? उत्तर: न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक होती है, अतः स्नातक में हम जिस विषय को पढ़ते हैं उस विषय पर एक समझ के साथ साथ पकड़ भी बन जाती है, जिससे उस विषय में हमें सहजता महसूस होती है। अतः यह विषय चयन का एक आधार भी हो सकता है। हालांकि अनिवार्य नहीं है कि हम स्नातक से संबंधित विषय ही लें, हम कोई भी अन्य विषय ले सकते हैं। 10वां प्रश्न: वैकल्पिक विषय का चयन करते समय सामान्य अध्ययन के प्रश्नों या भाग का कितना ध्यान रखना चाहिए? क्या उस विषय का चयन करना चाहिए जिससे सामान्य अध्ययन का ज़्यादा हिस्सा कवर होता है? उत्तर: हाँ, ये चयन का एक पक्ष हो सकता है। बहुत से ऐसे विषय हैं जहाँ सामान्य अध्ययन का कुछ भाग उस विषय के दायरे में आता है, जिससे परीक्षा में लाभ मिलता है। हालांकि विषय का चयन, विषय में रुचि होना, सामग्री की उपलब्धता और विषय का आसानी से समझ में आना महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। 11वां प्रश्न: जब मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को देखता हूं जिनका सिविल सेवा में अंतिम रूप में चयन नहीं हो पाया, तब मेरा आत्मविश्वास कम होने लगता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? उत्तर: अधिकतर हमारे आसपास वही लोग दिखते हैं जो चयनित नहीं हैं, तो उनको देखकर आत्मविश्वास कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है और अपना अपना तरीका होता है। हमें हमेशा ये देखना चाहिए जिनका अंतिम रूप में चयन हुआ है वो हमारे बीच से ही है। अंतिम चयन के लिए मात्र जानकारी काफ़ी नहीं होती है, हमें सही उत्तर लेखन, परीक्षा की मांग और समसामयिक मुद्दों से जोड़कर तैयारी करनी चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय: सकारात्मक नज़रिया बनाए रखें, सफल लोगों से मिलें, नकारात्मक विचार नज़रअंदाज करें, अपना आत्मविश्वास कम न होने दें। आप में अपार क्षमता और ऊर्जा है, उसका सदुपयोग कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें दूर करें। दूसरे की गलतियों से खुद में सुधार लाएं और अपने मार्ग पर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते जाएं। 12वां प्रश्न: कोचिंग का चयन कैसे करें? उत्तर: कोचिंग का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं बल्कि समझ का दायरा बढ़ाना है। कोचिंग हमें परीक्षा उपयोगी विषयों और तथ्यों को कैसे पढ़ना है और प्रश्नों की मांग के अनुसार दृष्टिकोण विकसित कराने में सहायक होते हैं। यह हमें तथ्यों के बहुआयामी प्रयोग और हमारे व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं। किसी कोचिंग का चयन उसकी उपलब्ध सामग्री के आधार पर ना करें, क्योंकि कक्षा में शिक्षक के पढ़ाने का तरीका कैसा है ये अधिक मायने रखता है। ट्रायल क्लास द्वारा चयन किया जा सकता है, क्योंकि आपको क्लास करने से गुणवत्ता का पता चल जाता है। 13वां प्रश्न: कौन सा समाचार पत्र पढ़ा जाना चाहिए? उत्तर: 1 या 2 स्तरीय न्यूज़पेपर पर्याप्त होते हैं। उसकी भाषा और गुणवत्ता आधार होना चाहिए, जैसे अंग्रेजी में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, वहीं हिंदी में दैनिक जागरण या भास्कर का राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता। राष्ट्रीय संस्करण वो होते हैं जो दिल्ली से निकलते हैं और उस पर राष्ट्रीय संस्करण लिखा होता है।
ये सारे पेपर इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं ई पेपर के नाम से। 14वां प्रश्न, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए भी क्या द हिंदू पढ़ना आवश्यक है? उत्तर, नहीं, ये अनिवार्य नहीं है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने द हिंदू नहीं पढ़ा। द हिंदू में स्थानीय न्यूज़ को महत्व ना देकर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और समसामयिक मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। अतः यही विषय हमें जिस पेपर में मिले वह लाभदायक होगा। 15वां प्रश्न, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर को किस प्रकार पढ़ा जाए? उत्तर, वर्तमान घटनाक्रम को मुद्दों और विषयों के साथ जोड़कर पढ़ें। किसी भी मुद्दे को पाठ्यक्रम के अलग अलग भाग से जोड़ने का प्रयास करें, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी, क्योंकि अधिकांश प्रश्न समसामयिक मुद्दे यानी कि करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। कुछ न्यूज़ जो लगातार आते हैं उसे ध्यान में रखें और अंततः जो निष्कर्ष प्राप्त हो उसे नोट कर लें और उन्हें प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम से जोड़कर पढ़ें। घटनाओं के प्रमुख तथ्यों को लिख सकते हैं जो तैयारी में लाभदायक साबित होगा। महत्वपूर्ण संपादकीय लेखों को काट करके अलग से रख सकते हैं या महत्वपूर्ण बिंदु पर नोट्स बना सकते हैं जो कि निबंध और मुख्य परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। 16वां प्रश्न, समसामयिक घटनाओं यानी कि करंट अफेयर्स को प्रश्न के उत्तर के साथ किस प्रकार जोड़ा जाए? उत्तर, पाठ्यक्रम में टॉपिक के अनुरूप जोड़कर और विगत वर्ष अगर कोई प्रश्न आया हो तो उसी के अनुरूप उत्तर लिखने में प्रयोग करें। 17वां प्रश्न, क्या सिविल सेवा के साथ राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा की भी तैयारी की जा सकती है? उत्तर, अवश्य ही तैयारी की जा सकती है। कई राज्य ऐसे हैं जहां संघ लोक सेवा के अनुसार ही परीक्षा की प्रक्रिया है और जहां नहीं भी है वहां भी की जा सकती है। हालांकि संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रकृति में भिन्नता होती है, लेकिन अधिकांश विषय समान ही होते हैं। जो अंतर होता है वे प्रत्येक राज्य के अपने अलग अलग तरीके होते हैं। वहाँ थोड़ी अलग से परिश्रम की आवश्यकता होती है। राज्यों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में तथ्यों की प्राथमिकता होती है। हालांकि राज्यों में भी बदलाव शुरू हो गया है, जबकि संघ लोक सेवा में अवधारणा या संकल्पना की आवश्यकता होती है। अब आपको दोनों यानी कि तथ्यों व अवधारणा का सामंजस्य बिठाकर तैयारी करनी होगी। अगर हम देखें तो पाठ्यक्रम में बहुत अधिक अंतर नहीं है। सही रणनीति और तालमेल के साथ तैयारी की जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, और अगर कोई डाउट आपके मन में अभी भी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके उस डाउट को क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।